Dear students, today we will discuss about wave mechanics, तरंग यांत्रिकी। प्रकाश की द्वैत प्रकृति को देखते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश की डुअल नेचर होती है, कॉर्पस्कुलर कणिकीय प्रकृति और वेव नेचर तरंगीय प्रकृति। वैसे ही प्रकाश की द्वैत प्रकृति को देखते हुए वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने सन 1924 में ये विचार रखा कि उचित अवस्था में द्रव्य कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि भी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। कि कोई भी स्टेट है मैटर की, उसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं वो भी वेव के रूप में बिहेव करते हैं। किसने बताया? डी ब्रोगली ने। अब द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है वरन द्रव्य कणों में भी होती है, मैटर पार्टिकल्स में होती है। सबसे पहले डी ब्रोगली ने मैटर पार्टिकल्स की वेव नेचर के बारे में बताया। इस प्रकार उन तरंगों को जो द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से संबद्ध होती हैं, द्रव्य तरंगें या मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली ने तरंग प्रकृति बताई थी। अब वेव मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो डी ब्रोगली के तरंग यांत्रिकी के ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि है। वेव मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ही हुआ है। इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद वेव मैकेनिक्स आई, इसके बाद क्वांटम आएगी। तो वेव मैकेनिक्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गति को तरंग के रूप में एक्सप्लेन करता है। यदि तरंग यांत्रिकी का प्रयोग अधिक भार वाले स्थूल कण मतलब बड़े पार्टिकल्स, जैसे मान लो कोई पत्थर है तो ये बड़े पार्टिकल्स हो गए, के लिए किया जाता है। बड़े पार्टिकल्स के लिए यदि वेव मैकेनिक्स का यूज किया जाता है तो तरंग की स्थिति और गति का वही मान आता है, तरंग की लोकेशन एंड उसकी मोमेंटम, संवेग और गति, वेलोसिटी का वही मान आता है जो चीर सम्मत यांत्रिकी द्वारा परिकल्पित या परिकलित किया गया था। चीर सम्मत यांत्रिकी मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स। बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, छोटे पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के लिए चीर सम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स की अपेक्षा तरंग यांत्रिकी का ये सबसे बड़ा लाभ है कि वो छोटे पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। यदि विकिरणों की प्रकृति तरंगीय मानी जाए, नेचर ऑफ रेडिएशन इज वेव नेचर, देन तो उसके साथ तरंग लंबाई, तरंग आयाम, आवर्ती और अवस्था जैसे गुणों का संलग्न होना आवश्यक है। यदि हम वेव नेचर की बात करते हैं तो मेनली 3 चीज़ें आती हैं: तरंग लंबाई, वेव लेंथ और वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। एक और चीज़ है जो वेव एम्पलीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो डी ब्रोगली ने क्या बताया? डी ब्रोगली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा is equal to h upon p, where lambda wavelength of wave या particle wave, h Planck constant and p संवेग मोमेंटम, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। और मोमेंटम संवेग, हिंदी में संवेग बोलते हैं, सह का मतलब सहती और वेग, सहती इंटू वेग, एम वी इंटू वी, दैट इज मोमेंटम। तो डी ब्रोगली समीकरण में जो चीज़ें हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी जो द्रव्य को कण सदृशता तरंग प्रकृति का मानकर चलती है, तरंग यांत्रिकी कहलाती है, वेव मैकेनिक्स कहलाती है। ड्यूअल नेचर की जो स्टडी करते हैं हम स्मॉल पार्टिकल्स की, वो सारी की सारी वेव मैकेनिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में 2 बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं। वे हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर और नाभिक के चारों और इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी।
नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम 3 डायमेंशनल कंसेप्ट की बात करते हैं। बोर मॉडल हमने पढ़ा था। बोर मॉडल में बोर ने क्या बताया था, ऑर्बिट की कंसेप्ट दी थी, और आज हम जो यूज़ करते हैं दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, कक्ष या कक्षा और कक्षक में क्या डिफरेंस है, ये पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। कक्ष या कक्षा दैट इज 2 डायमेंशनल कंसेप्ट, ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल कंसेप्ट, बट ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल कंसेप्ट। You can compare circle and sphere. Circle is 2 dimensional concept and sphere is 3 dimensional concept. So अब हम बात करते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी जो है इसमें प्रोबेबिलिटी की गणना कैसे की जाए, इसका समाधान मैकेनिक्स की जो 2 नई प्रणाली हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया, और वो हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हाइजेनबर्ग ने विकसित किया था एंड वेव मैकेनिक्स जिसे श्रोडिंगर ने विकसित किया था। यदि दोनों यांत्रिकी गणितीय विधियां अलग अलग हैं तथापि दोनों यांत्रिकी के, दोनों मैकेनिक्स के एक ही कंक्लूजन्स हैं। तो हम सबसे पहले इसमें आज का जो टॉपिक था उसमें वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की जो बात करते हैं, तो दीज आर रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स and wave nature of particle. Now we discuss about classical or sinusoidal wave equation. चीज सम्मत या साइनसोइडल तथा साइनसोइडल तरंग समीकरण। चूंकि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है तब प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अपरिगामी तरंग स्टेशनरी वेव के रूप में होता है जिसके साथ एक निश्चित तरंग लंबाई संबद्ध होती है। मान लीजिए एक वायर है, एक तार है, और उस तार को हमने 2 साइड में 2 स्टैंड से बांध दिया, 2 मेटल बार से बांध दिया, और उस तार को खींच कर छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेशन करता है। उस वाइब्रेशन से जो वेव प्रोड्यूस होती है दैट इज स्टेशनरी वेव। तो जस्ट लाइक स्टेशनरी वेव, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो अटैच्ड विथ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता जरूर है लेकिन एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जो है नाभिक से जुड़ा हुआ रहता है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेशनरी वेव के रूप में बिहेव कर सकता है। एक तरंग लंबाई, अब यदि वेव की बात करेंगे तो वहाँ पे वेवलेंथ जरूर आएगी, बिना वेवलेंथ के कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन तरंग की तुलना तने हुए तार, जो मैंने अभी आपको बताया, वैसे ही एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग तार या तनी हुई डोरी से उत्पन्न तरंग से की जा सकती है। तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण कर कंपन वाइब्रेट करता है। जैसे अपने किसी तार को 2 स्टैंड के बीच में बांध लिया और हम उसको खींच के छोड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है, आवाज़ आती है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी वाइब्रेशन डेवलप होते हैं जिससे वेव प्रोड्यूस होती है और वेव के रूप में ये बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन तरंग को चीज सम्मत यांत्रिकी के अनुसार एक गणितीय समीकरण तने हुए तार में एक्स एक्सिस की दिशा के साथ उत्पन्न अपरिगामी तरंग मतलब स्टेशनरी वेव के रूप में लें तो उसको हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब v तरंग का वेग वेलोसिटी जिसे तरंग x अक्ष में आगे बढ़ती है, ये एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्क्वायर लगा है ऐसे याद रख लो, सेकंड ऑर्डर। बायो वाले बच्चों की भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है इसमें। अतः समीकरण में 2 चर वेरिएबल्स x एंड t, जो इक्वेशन है उसमें हमने एक बोला डेल एक्स स्क्वायर, एक बोला डेल टी स्क्वायर। तो दीज आर 2 वेरिएबल्स, x डिस्टेंस एंड t समय टाइम एंड आयाम हाई। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। जो वेव होती है उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं, शृंग और गर्त होते हैं। एक शृंग और एक गर्त 2 कंटिन्यूसली होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। तो यहाँ पे आयाम फाई जो है 2 चरों x एंड t पे डिपेंड करता है एंड फाई तरंग फलन वेव फंक्शन, बट वेव फंक्शन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो किसी समय t पर चर x के फलन के रूप में तार के विस्थापन को बताता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायर इन स्टेशनरी वेव।
जैसा कि इसमें डायग्राम में बना हुआ है, 2 स्टैंड हैं, दोनों साइड में तार बंधा हुआ है, उसको खींचते हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग खींचते हैं तो उसको ऊपर किया तो दैट इज फाई एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। 2 स्थिर बिंदुओं के बीच उत्पन्न करती हुई अपरगामी तरंग डोरी। इक्वेशन एक विमीय तरंग समीकरण। अब वो इक्वेशन क्या है? एक विमीय समीकरण है जो हल करने के लिए इसके दोनों चरों को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व वी सेपरेट 2 वेरिएबल्स। तो फाई को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, फाई ब्रैकेट में लिखा है x, टी। इट मीन्स फाई का मान x और t पे डिपेंड करता है। यहाँ x और t की कोई वैल्यू नहीं लिखनी है। दैट इज इक्वल टू एफ एक्स एंड जी टी। 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, दोनों को अपन फंक्शन के रूप में, जिस पे डिपेंड कर रहा है दोनों फंक्शन है, एक को एफ एक्स के रूप में डिस्प्लेसमेंट को ले लिया, जी टी टाइम को जी टी के रूप में अपन ने डिनोट कर दिया। एफ से कर दो, जी से कर दो, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, जनरली एफ एंड जी से डिनोट कर देते हैं, जिसमें एफ एक्स निर्देशांक कोऑर्डिनेट का फलन तथा जी टी समय का फलन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं 3 होते हैं, एक्स वाई जेड, दैट्स यू नो। एक्स डायरेक्शन, एक्स के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे वाई एंड देन 90 डिग्री एंगल पे जेड। उसमें से अपन यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद 3 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। लेकिन अप्रगामी तरंग जिसकी तुलना तनित तार से की गई है, इसके लिए जी टी की वैल्यू जो है दैट कैन बी रिटन एज जी टी इज इक्वल टू a sin 2 pi nu t। nu is the frequency of the wave and a अधिकतम आयाम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ। फाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे जो पहले वाली इक्वेशन, उसमें जी टी की वैल्यू अपन ने क्या ली? a sin 2 pi nu t। देन फाई इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई a sin 2 pi nu। Then this equation can be changed in following equation। t के संदर्भ में 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एफ एक्स 2 पाई न्यू ए कोस 2 पाई न्यू टी। अपने पास फंक्शन है a साइन 2 पाई न्यू टी। 2 पाई न्यू, यदि इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? 2 पाई न्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू लेके इसको बाहर ले लेते हैं, देन ए साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 2 पाई न्यू टी। सिंगल डिफरेंशियल हो गया। अब डबल डिफरेंशियल करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू पहले आया था, अब 2 पाई न्यू फिर से आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो जाएगा। ए कोस 2 पाई न्यू टी को वापस कन्वर्ट किया तो वो किस में आ जाएगा? माइनस साइन 2 पाई न्यू टी, न्यू फ्रीक्वेंसी। देन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स एंड जी टी। जी टी दोबारा क्रिएट हो गया यहाँ पे, और अपने पास नई वैल्यू आ गई माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को पहले वाली जो मेन इक्वेशन लिखी थी उसको x के संदर्भ में 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन वी फाइंड डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल स्क्वायर एफ एक्स जी टी दोनों फंक्शन थे और डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। एक्स के रेफरेंस में करें तो डेल एक्स स्क्वायर कर दिया और डेल स्क्वायर एफ एक्स एंड जी टी को वैसा का वैसा लिख दिया। देन डेल स्क्वायर, क्योंकि अपने को दोनों को इक्वल करना है इसलिए उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करेंगे। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी बाहर ले लिया, देन वी कैन राइट डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब वो सॉल्व इक्वेशन से हम इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशन को, देन जी टी मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी अपॉन वी स्क्वायर। नीचे वी है, ऊपर न्यू है, दोनों साइड में जी टी आ गया, जी टी कैंसिल हो जाएगा। डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स अपॉन वी स्क्वायर। वी वेलोसिटी,
इज इक्वल टू न्यू लेमडा, न्यू फ्रीक्वेंसी और लेमडा क्या होता है वेवलेंथ। डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एफ एक्स। कुछ नहीं, v की जगह न्यू लेमडा लिख दिया। तो अपने पास v स्क्वायर था नीचे अपॉन में राइट हैंड साइड में, तो अपन ने v स्क्वायर की जगह न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर कर दिया। देन वी कैन राइट डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एफ एक्स। क्योंकि ऊपर न्यू स्क्वायर था नीचे भी न्यू स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। देन वी फाइंड इन राइट हैंड साइड माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एफ एक्स। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट एक्स डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रॉन की गति दिक स्पेस में 3 डायमेंशन में जिस प्रकार एक विमीय समीकरण लिखी गई उसी प्रकार 3 विमीय समीकरण 3 डायमेंशनल इक्वेशन हो सकती है। देन वी कैन से एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साई एक्स वाई जेड। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो अब वो इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। पहले माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में लाई तो ये प्लस में आ गया। दिस इक्वेशन इज सिनुसॉइडल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक स्टेशनरी वेव। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।